नमस्कार, न्यूज टुनाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं स्वाति रायना और इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के बाद सरकार अब सीएनजी और पीएनजी के लिए भी डायनेमिक प्राइसिंग लागू करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब साफ हुआ कि सीएनजी और पीएनजी के दाम भी रोजाना तय होंगे। फिलहाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल के लिए ही डायनेमिक प्राइसिंग की तैयारी की है और 16 जून से पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना तय होंगे। अब सरकार ने तय किया है कि सीएनजी और पीएनजी के लिए भी ऐसी ही तरह की डायनेमिक प्राइसिंग लागू की जाए। तो जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना तय किए जाएंगे, सीएनजी पीएनजी के लिए भी कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म लाने की तैयारी है। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इस वक्त फोन लाइन पर और जुड़ गए हैं। प्रकाश, तो क्या सीएनजी पीएनजी भी पेट्रोल और डीजल की तरह ही इसी तर्ज पर रोजाना प्राइस तय होंगे? क्या तैयारी है इसकी? जी बिल्कुल, इसकी तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए कुछ और दिनों का इंतजार किया जाएगा, ये देखने के लिए कि देश भर में 16 जून से जब डायनेमिक प्राइसिंग का जो फॉर्मूला है वो लागू हो जाता है, उसका किस तरह का रिस्पॉन्स आता है और क्या चुनौतियां आती हैं। उससे निपटने के बाद सीएनजी पीएनजी के लिए भी जल्द ही डायनेमिक प्राइसिंग का जो मैकेनिज्म है वो लागू किया जा सकता है। और आज जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में आईओसी चेयरमैन ने इस बात का खुलासा किया और उन्होंने कहा कि इस मॉडल पे काम करना शुरू कर दिया गया है और जो शुरुआती चैलेंज है उसको दूर करने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि कंज्यूमर को कीमतों में बढ़ोतरी होने की स्थिति में एक मुश्त ज्यादा पैसा नहीं देना होगा। और दूसरी चीज, कंपनीज के लिए फायदेमंद स्थिति ये होगी कि मार्केट की जो वर्तमान कंडीशन है उस दिशा में प्राइसेस ज्यादा उससे इंटरलिंक्ड होंगे। इन दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए सीएनजी पीएनजी की कीमतें भी रोजाना बेसिस पे तय की जाएंगी और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन एक ग्राहक को कैसे पता चल पाएगा प्रकाश कि हाँ, आज पेट्रोल या डीजल के दाम इतने हैं या सीएनजी और पीएनजी के दाम इतने हैं, उन्हें इतने दाम अदा करने होंगे? जी बिल्कुल, जो मॉडल जो है पेट्रोल पंप्स पे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह के ऐप, एसएमएस अलर्ट या फिर जो बोर्ड लग रहे हैं जहां पे कि आप प्राइसेस को देख सकते हैं, जो रियल टाइम में क्या प्राइसेस हैं, वो सारे मैकेनिज्म सीएनजी पीएनजी की कीमतों को दिखाने के लिए कंज्यूमर को ये सारे मैकेनिज्म अपनाए जाएंगे। लेकिन उसके पहले क्या इसमें कुछ और तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या कंपनियां कुछ और मॉडल अपना सकती हैं? क्या कंज्यूमर को ऐसे टोल फ्री नंबर दिए जा सकते हैं जहां वो जब चाहे घर पे बैठ के आज की जो कीमत है सीएनजी पीएनजी की उस पर जान सकती है? तो तमाम ऐसी ऑप्शंस है जिसको तलाशे जा रहे हैं और कंज्यूमर को कैसे इसकी पता चले, वो सारे मॉडल अपनाए जाएंगे जो पेट्रोल डीजल में अपनाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए आपको बताएं कि आज जिस तरीके से इस पूरी खबर में अपडेट आया है, मतलब 16 जून शुक्रवार से तो पूरे देश में पेट्रोल डीजल के रेट रोजाना बदलेंगे। इसके खिलाफ हड़ताल की घोषणा कर चुके पेट्रोलियम डीलर्स ने अपना फैसला टाल दिया है। आज पेट्रोलियम डीलर्स और तेल मार्केटिंग कंपनियों के बीच हुई बैठक के दौरान ये फैसला हुआ है। बैठक में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। बैठक में फैसला हुआ कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं आधी रात की जगह सुबह 6 बजे बदलेंगी। पहले तय हुआ था कि कीमतें आधी रात को ही बदल जाएंगी और पेट्रोल डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर ही तय होंगी। फिलहाल कंपनियां हैं वो 15 दिन पर कीमतों की समीक्षा करती हैं। हम लोगों ने आज तय किया कि हम लोगों ने कंपनियों ने जो निर्णय किया है, डेली प्राइसिंग होगी। अर्ली मॉर्निंग जब दिन में कामकाज व्यवहारिक तरीके से शुरू होगी, उसी समय यानी सुबह 6 बजे से प्राइस नया लगेगी। जो रात को 12 बजे लगना था, डेली प्राइस चेंज की शुरुआत सुबह 6 बजे से होगी। क्या स्पाइस जेट एयर इंडिया को खरीदेगी? आज की बड़ी खबर ये आए कि स्पाइस जेट एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकती है। स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि एयर इंडिया को खरीदना मुश्किल है, लेकिन अगर सरकार एयर इंडिया का कर्ज माफ कर दे तो वो इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकती है। आपको बताएं, सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती है, जिसके लिए सभी संबंधित मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं। सुनिए। एक एयरलाइन को प्राइवेट करने की बात हो रही है, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का भी जिक्र हो रहा है। मैं ये समझना चाहूँगा कि ये कितना हेल्दी साइन शो करता है, और ऐसे में जब उसके ऊपर बोझ ज़्यादा है तो क्या कोई भी डोमेस्टिक प्लेयर, स्पाइस जेट भी उसमें शामिल है, क्या उसमें अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो क्या उसमें अपनी रुचि जताएगा? अगर स्ट्रक्चर ठीक हुआ,
अगर डेट को सरकार कुछ माफ़ करे और फुल मैनेजमेंट फ्रीडम दे, तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। स्पाइसजेट के सीएमडी से खास बातचीत तो आपने सुनी है, और समीर दीक्षित इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद भी हैं इस पर बातचीत करने के लिए। समीर, स्पाइसजेट के जो सीएमडी है उन्होंने तो कहा कि हाँ, कुछ शर्तों के साथ एयर इंडिया को खरीदने की वो सोच सकते हैं, लेकिन क्या प्रक्रिया वो अपना सकते हैं, इस पर क्या जानकारी है? साथी, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है, बहुत ही शुरुआती दौर है इसमें, लेकिन सरकार के रुख बिल्कुल साफ है कि वो एयर इंडिया को उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि इसमें वो किसी घरेलू प्लेयर को ही वो चाहेंगे कि वो आगे आकर एयर इंडिया में अपनी रुचि जताए। और ऐसे में एक मौके के तौर पर स्पाइसजेट देख रही है कि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस तरीके की होती हैं, जैसा कि सीएमडी स्पाइसजेट अजय सिंह ने स्पष्ट भी किया कि मैनेजमेंट कंट्रोल अगर दिया जाता है और कुछ हद तक जो आर्थिक बोझ है वो सरकार हटा लेती है एयर इंडिया से, तो वो जरूर इच्छुक होंगे आगे आकर एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया इस पर और जानकारी के लिए। हम आपको बताएं कि एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव ने कहा कि सरकार एयर इंडिया को बेचने के प्रस्ताव को मार्केट में रखे। इसे खरीदने के लिए बहुत से एयरलाइन सामने आ जाएंगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एयर इंडिया को भारी कर्ज के साथ कोई नहीं खरीदेगा। देखिए, ये पहले तो भारत सरकार को बताना है कि वो किस नोमेनक्लेचर के साथ में एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करना चाहेगी। 100% इक्विटी बेचेंगे, 51 बेचेंगे, 49 बेचेंगे, अभी तक ये सरकार ने क्लियर नहीं किया है। दूसरी बात है कि जरूरी बात है, जबकि सरकार अपने पूरा प्रपोजल पब्लिक में रखेगी तो बहुत सारी एयरलाइंस आएंगी, और कौन सी एयरलाइन अच्छी चीज देती है। लेकिन जो स्पाइसजेट ने कहा है, ये कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि एयर इंडिया का डेट बहुत है। कोई भी एयरलाइन इतने बड़े डेट के साथ में एयरलाइन को कंट्रोल नहीं लेगी। भारत सरकार कितना कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को देगी अगर वो 49% या 59% इक्विटी खुद रखना चाहेगी? तो ये सब जो मुद्दे हैं ना, ये अभी गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करने हैं, क्योंकि एयर इंडिया के एक ये डेट को छोड़ के और लॉसेज छोड़ के बहुत सारे दूसरे एसेट्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, ग्राउंड हैंडलिंग हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, अलायंस एयर हो, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग वर्कशॉप जो नागपुर में बनाई गई है $200 मिलियन के खर्चे पर। ये सब जो एसेट्स होते हैं, इन सब को पूरा का पूरा कोलेक्ट करना पड़ेगा कि एयर इंडिया लॉक स्टॉक एंड बैरल एयर इंडिया को बेचना चाहती है भारत सरकार, या खाली एयरलाइन बेचना चाहती है। जब ये क्लैरिटी आ जाएगी तब कोई कमेंट कर पाएगा और बता पाएगा कि कितनी एयरलाइन कितना इंटरेस्ट एयर इंडिया को खरीदने के लिए देंगी। आज के एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एनपीए से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 360 डिग्री एक्शन लेना शुरू किया है, और उसी के तहत रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को निगरानी वाली बैंकों की सूची में डाल दिया है। सेंट्रल बैंक के भारी एनपीएस के चलते रिजर्व बैंक ने सूची में डाला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी है। बैंक ने करेक्टिव एक्शन की पूरी जानकारी तो नहीं दी, लेकिन यह कहा कि आरबीआई के इस कदम से बैंक के परफॉर्मेंस को सुधारने में जरूर मदद मिलेगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एनपीए 10.2% हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। आरबीआई इसके पहले आईडीबीआई बैंक, देना बैंक, यूको बैंक को निगरानी वाली सूची में रख चुका है। आपको बताएं, निगरानी वाली सूची में रखने से बैंकों के रोजाना के काम पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे बैंकों के एक्सपेंशन प्लान पर जरूर असर पड़ता है। साथ ही बैंकों के गैर वाजिब खर्चों पर रोक लगती है। तो एनपीए अध्यादेश के बाद डिफॉल्टर्स पर सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आरबीआई ने 12 खातों की पहचान कर ली है, और सूत्रों के मुताबिक बैंकरप्सी के तहत कार्रवाई के लिए 38 और खातों की सूची जारी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक योजना के तहत बैंकरप्सी के तहत कार्रवाई करने के लिए कुल 50 खातों की पहचान करनी थी। कल ही आरबीआई के इंटरनल एडवाइजरी कमेटी ने 12 बड़े एनपीएस खातों को बैंकरप्सी के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। सूत्रों का यह कहना है कि 38 खातों को बैंकरप्सी में भेजने से पहले नियमों में बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एनपीए वाले खातों को कार्रवाई के लिए भेजा गया है, और आरबीआई का यह कहना है कि इन 12 खातों के समाधान से एनपीएस की 25% समस्या का हल हो जाएगा। जानकारी के लिए बताएं, फिलहाल बैंकों पर 7.11 लाख करोड़ के एनपीए का बोझ है, और आरबीआई इन 12 खातों के लिए गाइडलाइंस भी जारी करेगा। साथ ही इन खातों को एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी प्रायोरिटी में रखेगी। कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी
तपन रे ने कहा है कि आरबीआई की इस कार्रवाई से बैंक अपने एनपीए का बोझ तेजी से कम कर पाएंगे। वहीं वित्त मंत्रालय के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल का यह कहना है कि सरकार एनपीएस को लेकर और कड़े कदम उठाएगी, जरूरत पड़ने पर कुछ मामले में कोर्ट भी जाएंगे। ये सब केसेस एनसीएलटी के पास आएंगे और एनसीएलटी आप जैसे जानते हैं कि 1 साल से एस्टेब्लिश हो चुका है और उसके बाद जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है वो भी सरकार ने उसको अमल में कर दिया है। तो उस कोड के हिसाब से अब काम चलेगा और उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के हिसाब से इंसॉल्वेंसी को कैसे रिजॉल्व किया जाए जिससे कि एकदम लिक्विडेशन में ना जाना पड़े, तो जिससे सबको फ़ायदा हो, इस दिशा में हम अभी जा रहे हैं। ये जो प्रोसेस हमने क्रिएट किया वो अभी इसका मतलब ये अभी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि कल ही ये मतलब इनको हम लिक्विडेट करके बेच देंगे। अभी एक इसका रेजोल्यूशन होगा, 180 दिन तक मेरे ख्याल से इसका प्रोसेस है। उसके बाद भी स्पेशल केसेस में 90 दिन भी मिल सकता है। तो जो भी है, तो 180 दिन के बाद ज्यादातर केस में अगर रेजोल्यूशन नहीं हुआ कि अब ये बैंक्स ने अपने बीच में ये तय नहीं किया क्या करना चाहिए, तो ये फिर अंत में जाके ये लिक्विडेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बात पहले से जो चली आ रही है, सालों तक ये पड़ा रहता है, ऐसा अब नहीं होगा। उधर टेलीकॉम सेक्टर में स्ट्रेस्ड लोन्स को लेकर बैंकों ने इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप यानी आईएमजी के सामने चिंता जताई है। आईएमजी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों पर भारी दबाव है और रेवेन्यू काफी कम हुआ है। इस दौरान आईएमजी ने बैंकों से कर्ज से निपटने के लिए एक्शन प्लान भी मांगा है। टेलीकॉम कंपनियों पर फिलहाल 2.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और इसमें सिर्फ एसबीआई का ही 80,000 करोड़ का कर्ज शामिल है। बैठक में बैंकों ने कहा कि स्ट्रेस्ड लोन को लेकर कार्रवाई नहीं हुई तो मुश्किल काफी बढ़ जाएगी। अब अगली बैठक होने जा रही है जल्द। एसबीआई के बाद अब सरकार ने सरकारी बैंक के मर्जर प्लान पार्ट 2 पर काम तेजी से शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सरकार 4 बड़े सरकारी बैंकों और 6 छोटे बैंकों को इसके लिए चुनने जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया में छोटे बैंकों का मर्जर किया जाएगा और जो छोटे बैंक जिनका मर्जर होगा उसमें सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, यूबीआई, यूनियन बैंक, यूको बैंक शामिल हैं। खबर यह भी है कि 31 जुलाई तक किसी एक बैंक के मर्जर की खबर भी आ सकती है। यह भी बताएं कि आज सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, देना और विजया बैंक ने वित्त मंत्रालय के सामने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। इस पर नीति आयोग से राय मांगी गई है और बाकी सरकारी बैंकों को भी प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया है। वहीं यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ रवि कृष्णन टक्कर के मुताबिक मर्जर के लिए अब तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और सरकार के साथ अभी पूंजी डालने पर बातचीत चल रही है। कुछ भी हमारे पास प्रपोजल नहीं है। हमारे पास सिर्फ जो कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए बैंक का जो टर्न अराउंड प्लान है इसके तहत वो बातचीत चल रही है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं। एक पार्ट ऑफ हमारा जो टर्न अराउंड प्लान है जिसको बैंक को दोबारा प्रॉफिट में लाने के लिए हम सारे अपने जितने भी हमारे वेरियस एवेन्यूज हैं उसमें एक एवेन्यू ये भी है कि जो हमारी ब्रांचेस जिनको 5 साल हो गए हैं और अभी भी लॉस मेकिंग है उनको या तो हम बंद करने का सोचें या उनको मर्ज करने का सोचें। इसमें क्या होगा कि जो वो बैंक का उस तरह का लॉस है, जो उसके जो ओवरहेड खर्चे हैं उसमें काफी कमी आ जाएगी और ओवरऑल अगर हम काफी ब्रांच आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ओवरऑल उसमें बैंक की जो टर्न ओवर प्लान के लिए वो काफी वो रहेगा, सहायक रहेगा। बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर विदेश भागे विजय माल्या के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने चार्जशीट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज की है। यह चार्जशीट 57 पेज की है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कई धाराएं लगाई गई हैं। आईडीबीआई, किंगफिशर एयरलाइंस बैंक लोन केस में ईडी ने पिछले साल आपराधिक केस दर्ज किया था। चार्जशीट में बताया गया कि कैसे 400 करोड़ रुपए का फंड नियमों का उल्लंघन कर विदेश भेजा गया। साथ ही किंगफिशर एयरलाइंस और आईडीबीआई के दूसरे अधिकारियों की भूमिका की भी जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है।
इसके तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन 7% के सब्सिडाइज ब्याज पर मिलता रहेगा और समय पर लोन चुकाने वालों को 3% की और सब्सिडी मिलेगी। यानी समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को सिर्फ 4% ब्याज देना होगा। इसके लिए सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 20,339 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने कृषि लोन पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाने का फैसला ऐसे वक्त लिया है जब कई राज्यों में किसान कर्ज माफी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही सरकार ने 2017-18 में कृषि लोन का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए तय किया है। 2016-17 में यह लक्ष्य 9 लाख करोड़ रुपए था। मोटरसाइकिल खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि बजाज ऑटो ने अपनी मोटरसाइकिल के दाम में 4,500 रुपए की कटौती का ऐलान कर दिया है। कस्टमर को जीएसटी से मिलने वाले फायदा को पहुंचाने के लिए कंपनी ने इस छूट को आज से ही लागू कर दिया है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने पर ज्यादातर राज्यों में मोटरसाइकिल पर टैक्स कम हो जाएंगे। हालांकि हर राज्य में टैक्स की दर अलग अलग होंगी। जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादातर मोटरसाइकिल्स पर 28% टैक्स लगेगा, जो मौजूदा 30% टैक्स दर से कम है। कंपटीशन कमीशन ने हुंडई मोटर पर 87 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। सीसीआई ने डिस्काउंट देने के मामले में अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस का दोषी उसे माना है। साथ ही सीसीआई ने हुंडई से कहा कि वो ऐसे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस से दूर रहें। कंपनी पर यह जुर्माना 3 साल की एवरेज टर्नओवर का 0.3% है। सीसीआई ने कहा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कंपटीशन नियमों का उल्लंघन कर रही है। साथ ही सीसीआई ने यह भी कहा कि कंपनी ने अपने डीलर्स को रेकमेंडेड ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल्स इस्तेमाल करने के लिए भी मजबूर किया है। कर्ज के बोझ तले दबी रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सैलरी नहीं लेने का फैसला किया है। चालू वित्तीय वर्ष में अनिल अंबानी सैलरी या फिर कमीशन नहीं लेंगे। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने भी सैलरी को 21 दिन तक टालने का फैसला लिया है। बोर्ड का यह फैसला दिसंबर 2017 तक लागू रहेगा। रिलायंस कम्युनिकेशंस पर बकाया कर्ज को चुकाने के लिए बैंकों से 7 महीने का वक्त मिलने के बाद कंपनी ने रकम बचाने की यह कवायद शुरू की है। पहली बार सालाना नुकसान और स्टॉक की कीमतों में गिरावट के चलते रिलायंस कम्युनिकेशंस मुश्किल के दौर से गुजर रही है। चलिए जानते हैं अब शेयर बाजार का हाल। बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। बाजार की मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार नहीं टिक पाया। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटों में बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी 9,600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। छोटे और मझौले शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 52 अंक, निफ्टी 11 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। रियल्टी, मिड कैप, पीएसयू बैंक, कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल, ब्रोकिंग कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। वहीं मेटल और एफएमसीजी शेयरों में आज बिकवाली रही। रेलवे में जल्द आपका सफर और सुहाना होने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी को खास सफर की फीलिंग देने के लिए रेलवे जल्दी अपने 3rd एसी कोच में बड़े बदलाव करने जा रहा है और इन्हें ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक बनाया जा रहा है। इन नए कोच की सीटें बेहतर दिखने वाली हैं, ज्यादा सॉफ्ट होंगी। अपर बर्थ पर आसानी से चढ़ने वाली सीढ़ियां लगाई जाएंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की मदद से टॉयलेट्स को खासतौर पर नया रूप दिया गया है, जिसकी वजह से टॉयलेट्स का फ्लोर जल्दी गंदा नहीं होगा। जो यात्री है उनसे जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, उसको ध्यान में रखते हुए अभी जो नए हमसफर कोचेज बनेंगे इसमें काफी और सुधार किए गए। पहले ही लोग जो कहते थे हमसफर में सफर करते थे, उनका कहना था बहुत ही अच्छी ट्रेन है, पूरी 3rd एसी ट्रेन है, लेकिन उसमें भी और सुधार किए गए जो मुझे लगता है ट्रैवल एक्सपीरियंस को और अच्छा करने में कामयाबी पाएंगे। कैसा दिखता है ये नया 3rd एसी कोच, इसका जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। बेहतर भविष्य की ओर झांकती भारतीय रेलवे और सपना पूरा होता हुआ नजर आता है 3rd एसी कोच में। ऐसे ही नए जमाने के एक 3rd एसी कोच में हम मौजूद हैं। हमसफर ट्रेन का ये 3rd एसी कोच, रेल मंत्री सुरेश प्रभु का दावा है कि यात्री अनुभव को बेहतर बनाने में ये जो 3rd एसी कोच है ये एक नई परिभाषा गढ़ेंगे। और इस दावे के पीछे तर्क ये है कि इसमें तमाम यात्री सुविधाओं के लिहाज से वो बातें शामिल की गई हैं जो यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाएंगे, सुखद बनाएंगे। पैमाने 3 हैं, सेफ्टी, कंफर्ट और लग्जरी, और इन 3 पैमानों पे तमाम फीचर्स एड ऑन किए गए हैं। शुरुआत जब आप इस 3rd एसी कोच में
आते हैं, दाखिल होते हैं, तो जो इसका लुक है डिजाइनर और एस्थेटिक बेहद शानदार बनाया गया है, जो आपको काफी प्रीमियम फील देता है। लेकिन इसी के साथ बड़े बदलाव क्या हैं? हर सीट पर इस तरीके की एक रीडिंग लाइट दी गई है। आप जिस सीट पर मौजूद है वहां पे ये रीडिंग लाइट ऑन करके आपको जो पढ़ना है, जो आपको काम करना है, वो आप करिए बिना किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए। इस तरीके की हर सीट पर एक रीडिंग लाइट दी गई है। इसी के साथ चार्जिंग पॉइंट, अक्सर ये शिकायत रहती है कि चार्जिंग पॉइंट की संख्या कम है, ये शिकायत अब दूर होगी क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक अलग से चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। बड़ा बदलाव ये है कि अब से यूएसबी चार्जिंग पॉइंट भी दिए जाएंगे। ये जो दो आप सॉकेट देख रहे हैं ये यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है और ऐसे यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दोनों तरफ दिए गए हैं। अब वो टॉयलेट जिसको लेकर अक्सर यात्री शिकायत करते हैं, कभी बदबू को लेकर तो कभी वहां पे साफ सफाई नहीं होने के चलते, तो मैं यहाँ पे टॉयलेट में एक दिखाना चाहूंगा कि नए लेवल पे कैसे भारतीय रेलवे जा रही है। शुरुआत अगर आप देखें तो सबसे पहले एक खुशबू, क्योंकि ओडोर यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। लेकिन अक्सर उन माओं को जिनको शिकायत रहती थी कि बच्चे की नैपी बदलने में दिक्कत आ रही है या छोटे बच्चे हैं, तो उसके लिए ये एक नैपी चेंजर सीट यहाँ पर दी गई है। जरूर है कि इससे उन लोगों को, उन माओं को जरूर एक राहत मिलेगी जो अपने छोटे बच्चों के साथ रेल सफर करती हैं। तो नैपी चेंजर यहाँ पे एक सीट दी गई है। थर्ड एसी कोचेस को एक नए लेवल पे यात्री सुविधाओं के साथ ले जाने की ये कोशिश है भारतीय रेलवे की। इसमें उम्मीद ये है कि लोगों का यात्रा का जो अनुभव है वो तो बेहतर होगा ही, बल्कि भारतीय रेलवे जो अक्सर तमाम पहलू पर शिकायतों का सामना करती आ रही है, उन शिकायतों को भी काफी हद तक दूर करने में कामयाब हो सकेगी। चलिए, अब यूपी में घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर। उत्तर प्रदेश की नई सरकार होम बायर्स को जल्द ही बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार मौजूदा रेरा नियमों में कई बदलाव करने जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन्स की। सैमसंग ने गैलेक्सी J 2017 सीरीज के नए स्मार्टफोन गैलेक्सी J7 Max और गैलेक्सी J7 Pro लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने गैलेक्सी J7 Max की कीमत 17,900 रुपए और गैलेक्सी J7 Pro की कीमत 20,900 रुपए रखी है। J7 Max 20 जून से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा, जबकि J7 Pro को जुलाई के मध्य से उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन के साथ ग्राहकों को रिलायंस जियो का 120 GB डेटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और इन दोनों फोन की खास बात यह है कि डिजिटल पेमेंट के लिए सैमसंग पे भी इसके लिए मौजूद है।